ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा संवैधानिक वर्गीकरण। अर्थात यदि भारत की बात की जाए तो भारतीय संविधान भारतीय समाज को 4 भागों में बांटता है। पहला, अनुसूचित जनजाति। दूसरा, अनुसूचित जाति। तीसरा, पिछड़ा वर्ग। चौथा, सामान्य वर्ग। जनरल, जिसे हम ST SC OBC और जनरल कहते हैं। मुख्य तौर पे भारतीय समाज वह 140 करोड़ की आबादी वाला इन 4 भागों में बटा हुआ है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इन चारों को वह संविधान किस दृष्टि से देखता है। पहला आता है अनुसूचित जनजाति। इनको कहा जाता है गरीब। फिर आता है अनुसूचित जनजाति, इन्हें कहा जाता है मध्यम। फिर आता है OBC पिछड़ा वर्ग, इन्हें कहा जाता है अमीर। और फिर आता है सामान्य वर्ग, जिन्हें जनरल कैटेगरी कहते हैं, उन्हें कहा जाता है बहुत अमीर। अर्थात मुख्य रूप से भारतीय संविधान इन 4 जातियों को मानता है। पहली गरीब, दूसरी मध्यम, तीसरी अमीर और चौथी बहुत अमीर। अब जब हम भारतीय इन 4 जातियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से लोग समझना चाहते हैं कि इसका आधार क्या है। जब हम इसके आधार की बात करते हैं तो हमें 3 शब्द दिखाई देते हैं। आइए उस 3 शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है सुख साधन। दूसरा है संपत्ति। तीसरा है शिक्षा। अर्थात यदि भारतीय समाज की बात की जाए तो भारतीय समाज को इन 3 चीज़ों के आधार पर इन 4 जातियों में रखा गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम। पहला, अनुसूचित जनजाति जो है, ये अनुसूचित जनजाति सुख साधनों से वंचित है, संपत्ति से वंचित है और शिक्षा से वंचित है, जिसके कारण भारतीय संविधान इनको 27% आरक्षण देता है। फिर दूसरा आता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति उसके पास सुख साधन है किंतु संपत्ति और शिक्षा नहीं है, जिसके कारण वह मध्यम में आती है और उसको भारतीय संविधान 15% आरक्षण देता है। तीसरा है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग उसके पास सुख साधन है और संपत्ति भी है, इसको वह 7 आरक्षण देता है। अर्थात यदि बात की जाए तो यह तीनों चीज़ें उनको इसलिए दी जाती है ताकि वह सुख साधनों को प्राप्त कर सके, संपत्ति को प्राप्त कर सके और शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसको प्राप्त करके वह सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी अर्थात बहुत अमीर श्रेणी में आ जाए। लेकिन क्या हुआ, हम जब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की
जिसे हम एसटी कहते हैं, और ओबीसी कैटेगरी की। यदि हम इन दोनों के आरक्षण की बात करें तो मुख्य तौर पे जो ओबीसी समाज है उसका आज का जो आरक्षण है वह 27% है, और जो एससी समाज है, एसटी जिसे हम आदिवासी आदि कहते हैं, जनजाति कहते हैं, उनका आरक्षण है 7.5%। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार इनका आरक्षण 27% होना चाहिए था और ओबीसी समाज का आरक्षण 7.5% होना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम समाज ज़्यादातर ओबीसी में और जनरल में आता है। इसलिए जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसके बाद जो कानून मंत्री बने या अलग अलग अधिकारी बने, जो कांग्रेस के अधिकारी थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ये सारी हेर फेर बदल की, जिसके कारण अनुसूचित जनजाति को आज 7.5% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जाति को 15% और पिछड़ा वर्ग को 27%। लेकिन यदि भारतीय समाज की बात की जाए तो इनको जो आरक्षण मिला था वह 10 वर्षों के लिए मिला था। अर्थात यह जो आरक्षण है ये उन्हें 10 वर्षों के लिए मिला था। इसका कारण क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। अनुसूचित जनजाति में जितने लोग आ रहे हैं, अर्थात चाहे वह 1% हो और 2% हो, यदि 2% लोग भी संवैधानिक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वह 2% लोग अब अपने से ऊपर के वर्ग में आ जाने चाहिए थे। यानी कि जो एसटी वाले हैं वह 2% निकल के एससी में होने चाहिए थे, और एससी वाले निकल के ओबीसी में आने चाहिए थे, और ओबीसी वाले निकल के जनरल में आ जाने चाहिए थे। यदि इन सबको इस व्यवस्थित रूप से हमने नियंत्रित किया होता तो ये समाज को आगे की ओर लेके जाता। लेकिन क्या हुआ, आज यदि बात करें अनुसूचित जनजाति के अंदर, अनुसूचित जाति के अंदर और पिछड़ा वर्ग के अंदर कई प्रकार के लोग हैं जो अगड़े भी हैं और पिछड़े भी हैं। आइए इसको समझने का भी प्रयास करते हैं साथ साथ, फिर हम आपको और भी सरलता से समझा पाएंगे। अगड़े और पिछड़े दोनों को समझने के लिए हमें मूलभूत अमीरी और गरीबी को ही समझना पड़ेगा। अगड़ा उसे कहा जाता है जिसके पास सुख सुविधा हो, शिक्षा हो, संपत्ति हो, जिसके पास सुख सुविधा के साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है और संपत्ति नहीं है, तो यह लोग पिछड़े में आते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, मूल रूप से इन सब के अंदर वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो एससी, एससी और ओबीसी इसके अंदर लगभग लगभग 10% लोग वर्तमान की स्थिति के अनुसार, या आप 20 मान लीजिए, 10 से 20% लोग मान लीजिए, 20% लोग पिछड़ेपन से अर्थात सुख सुविधा के साधनों से, शिक्षा से और संपत्ति से वह अगड़े में आ चुके हैं। लेकिन बाकी रहे शेष 90% वह आज भी पिछड़े हुए हैं। पिछड़े में के अंदर से जो एससी, एससी, ओबीसी के लोग हैं वह 10% सामान्य रूप से अगड़ा जाति में आ चुके हैं। लेकिन वह भारतीय संविधान के अनुसार आज भी अगड़े जाति में, पिछड़ी जाति में बने हुए हैं, क्योंकि वह उसको परिवर्तन करने का कोई नीति नियम कायदे नहीं बने हुए हैं। वैसे ही जैसे अगड़ा समाज है जिसपे सुख सुविधाएं हैं, शिक्षा है, संपत्ति है, यह पिछले 75 सालों में
90% तो अगड़ा ही है, लेकिन 10% समाज आज ऐसा है जो पिछड़ेपन में आ गया है। इसका अर्थ होता है कि ये 10% यहाँ और ये 10% यहाँ, अर्थात यहाँ के 10% लोग आज अगड़ेपन में आ चुके हैं, जिनके पास सुख सुविधा के साधन है, शिक्षा है, संपत्ति है। और वैसे ही अगड़ेपन के 90% लोग तो सही है, यहाँ से 10% लोग गरीब हो गए हैं, जो सुख सुविधाओं से वंचित है, शिक्षा से वंचित है और संपत्ति से वंचित है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान कहता है कि हर 10 साल में भारत समाज को, यानी कि भारतीयों की जातिगत जनगणना करनी चाहिए। जातिगत जनगणना किसे कहते हैं, पहले आप उनको समझ लीजिए, ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि भारत में जाति जनगणना कहते किसे है। जब हम जाति जनगणना कहते हैं तो कुछ लोग इसे जाटव, ब्राह्मण, वाल्मीकि, धोबी, खटीक, राजपूत, चौहान, त्यागी अलग अलग सोचते हैं, बनिया आदि को, जबकि यह जाति नहीं होती। जाति भारत में मुख्य रूप से 4 ही है। पहली है एसटी, दूसरी है एससी, तीसरी है ओबीसी और चौथी है जनरल। अब यदि बात की जाती है कि भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए, तो उसका आधार होता है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, और उसके अंदर भी उनसे उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है। यदि आपने कभी जातिगत जनगणना करी होगी या आप जाति जनगणना के भाग रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि अंतिम बार 2011 में जाति जनगणना की गई थी, जिसमें जाति के हिसाब से बाद में पूछा जाता है क्या आपके पास सुख साधन, घर में सुख साधन की संपत्ति है, जैसे टीवी, फ्रिज, टेलीविजन, कार, बाइक आदि। फिर दूसरा पूछा जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। फिर तीसरा पूछा जाता है कि आपके पास कितने कमरे हैं और कितने घर हैं। इस 3 प्रकार के सवालों से भारतीय जाति जनगणना की जाती है। मुख्य रूप से भारतीय समाज आज भूल चुका है, क्योंकि वह जाति जनगणना को एक जाति की ठप्पा समझ के करता है। ये सारी जाति जनगणना इसलिए की जाती थी ताकि 10 सालों में जो लोग एससी समाज के हैं, अर्थात जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, वह आगे चाहे, अर्थात सुख सुविधाएं पाले, फिर वह सुख सुविधा पाके संपत्ति पाले, संपत्ति पाने के बाद वह सुख, संपत्ति और साधनों को एकत्रित कर ले। इसलिए हर 10 साल में जातिगत जनगणना की जाती थी। इसलिए हमने वर्तमान में जातिगत जनगणना छोड़ दी और उसका आधार ही छोड़ दिया। यदि बात की जाए आज, जिसे हम एसटी, एससी और जनरल या ओबीसी कहते हैं, यह मूल रूप से हमने जाति समझ ली है। जैसे कि 2 शब्द आते हैं, पहला आता है सवर्ण समाज, दूसरा आता है दलित समाज। मूल रूप से हमने एसटी, एससी और ओबीसी को दलित समाज समझ लिया है और जनरल समाज को हमने सवर्ण समाज समझ लिया है, जबकि यह तो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल यह संवैधानिक नाम है, पहचान है, और जबकि ये सवर्ण समाज और दलित समाज ये मूल रूप से हमारी धार्मिक स्थिति के कारण हुई पहचान है। अब यदि भारत की बात की जाए, जिसे हम पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं और अगड़ा वर्ग कह रहे हैं, अगड़े वर्ग में जनरल समाज आता है और पिछड़े वर्ग में एसटी, एससी, ओबीसी ये तीनों समाज आते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी में कम से कम लगभग 10% लोग तो ऐसे होंगे कि जिनके पास सुख साधन पहुंच गए हो, शिक्षा पहुंच गई हो और संपत्ति पहुंच गई हो। यदि उनके पास
ये चीज़ पहुंच चुकी है तो वह जनरल कैटेगरी में आ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आता है जो एससी समाज है, यदि उनके पास सुख साधन और शिक्षा पहुंच चुकी है तो वह ओबीसी में आ जाने चाहिए थे, और यदि उनके पास सुख साधन और संपत्ति दोनों पहुंच चुकी है तो उनको जनरल में आ जाना चाहिए था। फिर ऐसे ही आता है एसटी समाज। इसके पास यदि सुख साधन पहुंच चुके हैं तो इसे एससी में आ जाना चाहिए था, और यदि इसके पास शिक्षा और साधन पहुंच चुके हैं तो इसे एससी में आना चाहिए था, और शिक्षा साधन संपत्ति पहुंच चुकी है तो इसे जनरल में आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है, हमारे साथ समस्या ये आई है कि हम जो है अब लोगों की पहचान एसटी एससी ओबीसी में नहीं करते, हम उसकी पहचान करते हैं उनकी जाति के हिसाब से, अर्थात उनके उपनाम से। यदि ये उपनाम का सिस्टम समाप्त हो जाता तो हमें एसटी एससी ओबीसी और जनरल इसको इसमें बांटने में हमें सरलता हो जाती। लेकिन जो हमारा उपनाम है, अ, उपनाम के कारण हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, और हम उपनाम से ही पहचान कर लेते हैं कौन सा मनुष्य एसटी है, कौन सा एससी है, कौन सा ओबीसी है और कौन सा जनरल है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोगों ने अगड़ा और पिछड़ा, इसकी पहचान कैसे कर दी है, केवल उपनाम से, अर्थात अब वह उनके उपनामों से पहचानते हैं कि कौन सा व्यक्ति अगड़ा है और कौन सा व्यक्ति पिछड़ा है। अब यदि हम उपनाम से लोगों की पहचान कर रहे हैं कि कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है, तो हमारे साथ ये समस्या लगातार बढ़ती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। जबकि हमें अगड़ा और पिछड़ा रखा गया था शिक्षा, संपत्ति, सुख साधन से। यदि हमारे पास ये पूछ जाते हैं पिछड़े के पास तो ये भी अब अगड़ा हो जाएगा। जितने जितने लोगों के पास शिक्षा पहुंचती रहती है वह अगड़ी हो जाएगी, संपत्ति पहुंचती है वह अगड़ी हो जाएगी, और सुख साधन पहुंचते हैं वह अगड़े हो जाएंगे। बाकी शेष रह जाएंगे वह पिछड़े हैं। हमने पिछड़ा और अगड़ा है वो छोड़ दिया है, हम केवल अब उपनाम के पीछे पड़ गए हैं, और हम दलित और सवर्ण के पीछे पड़ गए हैं। ये दो बातें ऐसी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें एसटी एससी ओबीसी और जनरल इन चारों को समझना था कि पहले भारत में गरीबी, मध्यम, अमीरी और बहुत अमीरी होती है। उसके बाद ही हम समझ पाते हैं कि लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को, यानी कि जो एसटी एससी ओबीसी है, इनको मूल रूप से हमें भारत में सामान्य वर्ग में लेके आना है। यह भारतीय संवैधानिक आरक्षण का मुख्य कारण है कि हम एसटी एससी ओबीसी को सामान्य वर्ग में लेके आना चाहते हैं, जिनके पास शिक्षा हो, संपत्ति हो और सुख साधन हो। लेकिन वह इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी केवल अपने उपनाम के कारण एससी एससी और ओबीसी में लगा रहता है। इसलिए यदि हमें इस व्यवस्था को ठीक करना है तो हमें भारतीय समाज से उपनाम को मिटाना होगा, ताकि लोग उपनाम के आधार पर एसटी एससी ओबीसी और जनरल की पहचान ना कर पाए। अब यदि हम इस व्यवस्थाओं को धीरे धीरे समझ जाते हैं तो ये सुख सुविधाएं हमारे लिए काम आएगी, अन्यथा ये व्यवस्थाएं आगे भी चलती रहेगी। आरक्षण जो होता है वह किसी भी पिछड़े समाज को अगड़ा बनाने के लिए दिया जाता है। इसलिए भारत से आरक्षण, संसार से या आरक्षण किसी भी देश से आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इसे केवल
अगड़ा, पिछड़ा, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, इन नामों के आधार पर ना दे। केवल हमें नामों से दिक्कत है, लेकिन हमें व्यवस्थाओं से दिक्कत नहीं है। यदि आपसे पूछे जाए क्या गरीबों को, वंचितों को आरक्षण देना चाहिए, तो आपका जवाब आएगा 100% देना चाहिए। जो लोग गरीब हैं उनको आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। तो उसी आर्थिक स्थिति के हिसाब से एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, ये चारों कैटेगरी बनाई गई थी। आज जो ये चारों कैटेगरी है, आज ये जातीय पहचान का रूप ले चुकी है, जिसके कारण हम इन्हें जातीय व्यवस्था समझते हैं। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा आपको कि ये जो वर्गीकरण था, जिन्हें हम सामान्य वर्ग कहते हैं, यह एस टी, एस सी, ओ बी सी निकल कर आ जाए और सामान्य हो जाए, इसलिए बनाया गया था। लेकिन वह पिछड़ा केवल अपने उपनाम के कारण पिछड़ों में रह जाता है, जिन्हें हम वर्तमान में दलित कहते हैं। जो दलित नहीं है वह सब सवर्ण में आ जाते हैं। आशा करते हैं ये समझ आ गया आपको कि भारतीय संवैधानिक आरक्षण का क्या कारण है, क्या लाभ है, कैसे उसे एस टी, एस सी, ओ बी सी को लाभ देकर सामान्य वर्ग में लाना चाहिए था, लेकिन सामान्य वर्ग में नहीं आ गए, क्योंकि उसका कारण है उनके साथ में जुड़ा हुआ उपनाम। हम उपनाम को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, किस कैटेगरी का है। आशा करते हैं विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम नमस्ते।